अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी टॉक शो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत, लेकिन यूएन इकनॉमिक सर्वे कुछ और बता रहा है। यूएन इकनॉमिक सर्वे कह रहा है कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की में तेज़ी दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में महंगाई में कमी का इम्कान है। और शायद कुछ लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर सौदा सल्फ ख़रीदते हैं, उन्हें इस चीज़ का अदराक हमसे बेहतर हो या बहुत बेहतर तरीके से रियलिटी बेस पर वो ये देख सकते हो कि क्या कमी वाक़ई हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि अगर यूएन इकनॉमिक सर्वे कह रहा है तो यकीनी तौर पर ये सर्वे लोगों से ही बात कर कर मुरतब किया जाता है और फिर जो तमाम एदाद शुमार या अशारिये होते हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट रिलेटेड या इदारों के पास इकनॉमिक से, उस पर मुरतब किए जाते हैं इस तरह के सर्विस। तो ये बड़ा अहम होता है। 2500 घरों को गैस की चोरी और इलीगल कनेक्शंस पकड़े गए हैं जिसे मुनक़ता किया गया, ये कराची में हुआ है। फिर आईएमएफ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है पाकिस्तान की, और आईएमएफ ने ये जो एफबीआर रिलेटेड टैक्स चोरी का एक नया मामला सामने आया है, इस पर बड़ी सख्ती की है। ये मामला क्या है और फिर बैंक से निजी शोबे को कर्ज फरामी में रिकॉर्ड कमी क्यों आई है ये रवां साल में, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर बात करेंगे और आईएमएफ के साथ होने वाली डील, टैक्स चोरी, उसके बाद जो पाकिस्तान का टैक्स चोरी को लेकर एक मरबूत निज़ाम है जिसे ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम कहा जाता है, उसमें अब तक क्यों नाकामी है उस पर अमल दरामद करने या उसका इत्तलाक करने में। ये भी बात एफबीआर के साथ मिलकर एक कमेटी कायम की जा रही है, वो आगे लेकर इसको बढ़ेगी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बड़ी अहम पेशरफ्त है। एक तो मैं ज़रा यूएन इकनॉमिक सर्वे पर पहले बात करूं, फिर रिकॉर्डिंग पर करूं, जहां पर सऊदी अरब सरमायाकारी शायद करने को तैयार है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक कि मामला फाइनल नहीं होते तो मैं शायद ही लगाऊंगा, लेकिन सरमायाकारी करने को तैयार है। और 1 अरब की अगर सरमायाकारी होती है रिकॉर्डिंग पर तो हमें क्या फ़ायदा उससे होगा। उससे पहले ज़रा यूएन इकनॉमिक सर्वे पर थोड़ी सी बात करते हैं। सर क्या बेहतरी आ रही है? यूएन इकनॉमिक सर्वे तो बेहतरी बता रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बिहेव कर रही है जैसे टिपिकली कोई भी इकॉनमी जब आप आईएमएफ के साथ इंगेज करते हैं तो बिहेव करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अगर 6-8 माह पहले चले जाएं, जून 2023 टू बी एग्जैक्ट, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी उसके 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। रुपया जो था वो मूव कर रहा था बहुत। पाकिस्तान की साथ साथ ऐसी बातें सामने आ रही थी कि देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन, और इन्फ्लेशन जो थी वो बढ़ रही थी, यानी कि कीमतों की बढ़ने की शरह में इजाफा हो रहा था। अब आप अगर यही बात मार्च में मुझसे पूछें, अप्रैल में मुझसे पूछें, तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। उसका मतलब यूं है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 38%, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 38% पे चली गई थी, अब वो इक्कीस सही। फीसद पे नीचे आ गई है। ओह। नंबर 2, रिजर्व्स 8 अरब डॉलर पे हैं। और नंबर 3, जो करंट अकाउंट का खसारा है, यानी कि बैरूनी खसारा, वो पिछले साल पहले 6 माह में अगर 4 अरब डॉलर के करीब था, वो अब 1 अरब डॉलर रह गया। ये एक नेसेंट स्टेबिलिटी है जो दिखाई दे रही है, पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो रिस्क्स हैं वो बहुत एलिवेटेड हैं अब भी, कि वो नीचे आ गए हैं ऐसा नहीं है। हमारी ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स 25-25 अरब डॉलर की हैं, वो आईएमएफ के साथ इंगेज किए बगैर नहीं हो सकती। हमारा मालियाती खसारा बहुत हाइटेंड है। इस साल 8% जीडीपी का माली खसारा करेंगे। इसका मतलब यह है कि 8,25,000 अरब रुपया, दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, का नुकसान करेगा पाकिस्तान। इसको आसान लफ्जों में समझिए। एनर्जी का खसारा 600 से 800 अरब रुपए का होगा। पाकिस्तान को एक्सटर्नली स्लो करने के लिए, यानी कि करंट अकाउंट को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए और रुपए में इस्तेकाम पैदा करने के लिए अपनी शरह सूद बढ़ाकर 22% पे रखी हुई है। उससे वो हो रहा है जो आपने जिक्र किया, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट हैज़ गॉन डाउन इन द कंट्री। और प्राइवेट एक्टिविटी, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुझे दिखाई दे या आम फहम ज़बान में आप देखिए, तो गाड़ियों की कीमत कितनी बढ़ गई है और अब गाड़ियां नहीं बिकती, और हमने फाइनेंसिंग पे भी एक कदगन लगाई हुई है और एक कंट्रोल्ड इंपोर्ट प्रोग्राम में मुल्क को साथ साथ रखा हुआ है। ये एक पिक्चर है पाकिस्तान की जो एक्चुअल में ट्रू पिक्चर है। आखिरी बात इसमें जो
यूएन की रिपोर्ट से रिलेटेड है। और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा 40% लोग शराय गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये 10 करोड़ अवाम हैं जो एक दिन में 1000 या आई थिंक 3.25 का शायद वो फिगर ले रहे हैं। इसको एग्जैक्टली देखिए तो 1000 के करीब ही बनता है। रुपए भी कमाने के काबिल नहीं है और वो शराय गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और वल्नरेबिलिटीज इसलिए बढ़ी हुई हैं कि इन्फ्लेशन FY23 29%, FY24 26% और आने वाले साल में भी 11 से 15%। सो ट्रेंड बिल्कुल डाउनवर्ड है, ये बात दुरुस्त है। पर ये जो ओवरऑल वल्नरेबिलिटीज हैं वो अपनी जगह कायम है और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान इज इन नीड ऑफ अ डीप सर्जिकल ट्रीटमेंट इवन बियॉन्ड अ रिफॉर्म एफर्ट। ये जबरदस्त। है अच्छा ओवरऑल तनाजुर। डॉक्टर साहब, इसमें ज़रा एडअप एक चीज़ IMF के साथ चले, जिक्र हुआ तो मैंने कहा इस पर भी बात कर लें। सिगरेट हो गई, सीमेंट, शुगर, खाद, इन शोबों में टैक्स चोरी पर बहुत तशवीश का इजहार किया IMF ने, और फिर उस तशवीश के इजहार या उसकी FBR की जो नाकामी जिसे मैं कहूँ, उस पर फिर एक कमेटी कायम की गई और तहकीकाती कमेटी अब अपना काम क्या तहकीकात कर लेंगे। और जब FBR को पता ही नहीं है कि यहाँ पर नाकामी उन्हें किस वजह से हुई, तो फिर उस पर तहकीकात किस बुनियाद पर? गुजारिश इस तरह से है कि हमने हमेशा ये कोशिश की है कि कमिटीज़ और कमीशन से हम इस मुल्क की जो देरीना मसाइल हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ठीक करना चाहिए था वो कर लें। ये कमिटीज़ और कमीशंस चूँकि इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और ये कोई उस तरह के जिस तरह आप कहें हायर्ड हेड्स नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नीड हायर्ड हार्ट्स इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि आपको टेक्नोक्रेसी ऐड करनी पड़ेगी इन मसाइल को हल करने, ठीक करने, एक राह तजवीज़ करने के लिए। और लोगों को लॉन्ग टेन्योर पे, चाहे वो चेयरपर्सन FPR हो या बाकी और लोग हों, अच्छा डॉक्टर साहब, लाना सॉरी पड़ेगा। आपकी बात काट के अगर मैं पूछूं, जो टेक्नोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, तो FBR में कोई टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं होगा जो इस रिलेटेड चीजें देखता हो? FPR के पिछले, आप जरा ये बताइए मुझे कि 6 साल में आपने कितने चेयरपर्सन और 10 साल में कितने चेयरपर्सन चेंज किए हैं? कम से कम 6 साल में 10 लोग चेंज किए होंगे और 10 साल में 15 दफा चेंज किए, 15 बिल्कुल, लोग चेंज किए होंगे। बिल्कुल ठीक, सही है। मुझे आप बता दीजिए कि अगर मैं आपको आपके टेलीविजन स्टेशन पे 6-8 माह के लिए लाऊं, अभी तो आप सेटल होंगे, काम समझेंगे, आपकी एक जिसे कहेंगे एम्बियंस क्रिएट होगी, लोग आपको जानना शुरू करेंगे। मैं पहला इंटरव्यू करूंगा, फिर मैं देखूंगा 3-4 महीने बाद आप अच्छा काम करें, मैं कहूंगा नहीं मैं दोबारा करना चाहता हूँ अरसलान साहब के साथ इंटरव्यू। अब आप 6 महीने बाद चेंज हो जाते हैं, फिर एक नया बंदा आ जाता है, मैं फिर उसको परखना शुरू। सो आप अपने टीवी चैनल की जो रेटिंग है नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी तरह हमने हमेशा ये सोचा है कि ये 6-8 माह बाद लोग तब्दील होते हैं, इसका कितना बड़ा असर हमारी गवर्नेंस लेवल पे आता है। इससे होता ये है कि फिर हम कमिटीज या कमीशंस या आउटसोर्स थिंकिंग, जिसका मतलब जो बाहर के अदारे और कंसल्टेंट्स हैं, उनको बहुत बड़ी रकूम देकर एक कागज तैयार कर लेते हैं। जो कि मैं कई दफा कहता हूं, जो कि मैं भी ये काम दुनिया के लिए करता हूं कि यू नो मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं। मैं उधर दुनिया के दोस्तों को ये कहता हूं कि मैंने ये कागज पे लिख तो दिया है, पर इसको सही फ्रेमवर्क बनाने के लिए अमल, अपने इस लोगों पे को अमल इस्तेमाल करना कीजिए। जरूरी है। जी। सो इस तरह की सिचुएशन है। पाकिस्तान जहां खड़ा हुआ है, इट इज़ ऑलवेज अ टाइम जहां पे भी हम तब्दीली लाना चाहेंगे। कुछ SIFC के थ्रू तब्दीली का अंसर शुरू हुआ है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, पर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपको तब्दील अच्छा मुल्क चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी में मैं हैरान इस बात पे हूँ कि IMF आके बता रहा है कि इन इन शोबों में आपने टैक्स चोरी में नाकामी हो गई है आपको, IMF बता रहा है। तो FBR क्यों नहीं पता कर रहा? हमारे बाकी इदारे क्यों नहीं पता कर रहे? जो FBR के 1000 डिपार्टमेंट हो गए, 100 विंडोज़ खोली हुई हैं, सेल्स का ये, उसका ये, इसका ये, उनको नहीं पता चल रहा। बड़ी अजीब बात है। IMF के साथ जब बात करते हैं, वो आपका ऑडिट करते हैं, एक एक पेपर छान पटक करते हैं, फिर पता चलता है उन्हें। तो हमारे लोग नहीं करते। तो FBR पर भी तो थोड़ी सख्ती होनी चाहिए इस चीज़ पर। अरसलान, आपने अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स किया हुआ है। ऐसे मुल्क कैसे चल सकते हैं जो अपनी सोच जो है वो कहीं बाहर के लोगों से एक पर्चा लिखवा कर लेते हों? जो मुल्क भी दुनिया में कामयाब हुए हैं, इंडिया में मनमोहन सिंह आए, ली कुआन यू सिंगापुर में आए, जनरल पार्क जो हैं वो साउथ कोरिया में आए, डेन चाओपिंग चाइना में आए,
उन्होंने उन्होंने कहा था कि आई डोंट केयर कि जो बिल्ली है वो काली है या सफेद है, एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। उनका हम्म। मतलब था कि बिल्ली चाइना की है, रंग आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज इट डज द वर्क। पाकिस्तान को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि आउटसोर्स थिंकिंग को वापस लेकर अपने अंदर कैपेसिटी बिल्ड करें। एफपीआर में बहुत से लोग मौजूद हैं, उनको 3-3 साल पे ये काम दें और उनको अहदाफ दें कि आज मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट टैक्स इतना कलेक्ट हो और इनडायरेक्ट स्लोली अगले 3 से 5 साल में कैसे नीचे जाए उसका तनासब, टैक्स टू जीडीपी कैसे बढ़े, टैक्स गैप्स कैसे ख़त्म हो। साथ साथ ज़रूर मल्टीलैटरल्स को यूज़ करें जहां गैप्स फिल कर सकते हैं, जहां वो रिसर्च दे सकते हैं, पर ये इन हाउस भी सारी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करें। ये एफपीआर में चूंकि मेरे सारे कॉलीग्स हैं, मेरे साथ काम किया है, बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पिक एंड चूज करके अगर आप पोजीशंस पे डालेंगे और 3 साल का टेन्योर देंगे और 3 साल उनसे काम लेंगे, तो दे वुड स्टार्ट शोइंग यू अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ पाकिस्तान। ऐसा नहीं होना कि 3 से 5 साल में पाकिस्तान इतना मुख्तलिफ लगना शुरू हो। मैं अभी एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ही कर रहा हूँ और ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेट बिल्डअप होता रहेगा, ग्रोथ स्लो रहेगी, इन्फ्लेशन जो है वो जैसे मैंने कहा कि नीचे ज़रूर ट्रेंडिंग है, बट उस कुवत से नहीं है जैसे होनी चाहिए। हम्म। ये सब चीज़ों को अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो ये कोई भी बाहर से आके नहीं करेगा अरसलान। ये काम हमें खुद अपना ही फ्रेमवर्क लिख कर करना पड़ेगा। मुझे दुख होता है कि जब मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ पाकिस्तान पे और एजुकेशन का स्टैंडर्ड, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान में आसानियाँ कारोबार की एक तो पैदा करेंगे, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो एजुकेशन और बेटर हेल्थ से ही आएगी। बिकॉज यही वो लोग हैं जिनकी समझ बेहतर होगी तो वो मुल्क में एफिशिएंसी और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएंगे। हमने बड़ी अच्छी तरह आज जुजियात में जाके ये गुफ्तगू किया है और अहाता किया है पाकिस्तान का। ये सब चीज़ें तब्दील भी की जा सकती हैं अरसलान, बट वी हैव टू पहले बिलीव कि ये काम करने की सलाहियत हमें पैदा करनी है। मैं अब भी नहीं समझता कि हम इस बिलीफ पे आए हैं। बहुत ज़्यादा रिलायंस है आज भी कि आईएमएफ आएगा। आईएमएफ का ये काम नहीं है कि बिजली का सेक्टर या पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिखना, ये दोनों काम आपके सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आईएमएफ का और ये कर IMF रहा है। हाँ, और सो और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली लाइक मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी 8-9% है। मुझे हम्म। खुशी है कि आज आईएमएफ ने भी ये भी कहा है, और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि प्राइसिंग चेंजेस जो हैं वो तब्दीली कर नहीं सकते गैस और पावर सेक्टर में। अब आईएमएफ ये कहने की पोजीशन में है, हालांकि ये भी उनका काम नहीं है, बिकॉज अगर वो ये आपको बताना शुरू करें कि बिजली घर कौन से चलाने हैं या कौन से लगाने हैं, तो आप कहेंगे देखें कितनी इंटरफेरेंस कर रहे हैं। बट अब वी हैव रीच्ड दैट स्टेज कि दे आर आल्सो लेफ्ट ठीक। विद नो ऑप्शन बट टू टेल अस दीज थिंग्स। लेट्स होप कि हम ये खुद सब कुछ कर पाएंगे अगले तीन से बहुत पाँच साल बहुत में। शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, थैंक यू सो मच सर। और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और बड़ी अहम पहलुओं पर बात हुई, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसके मामलात, उसके मसाइल कहाँ पर खड़ी है, फिर जो हमारा एक सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। और एनर्जी सेक्टर क्राइसिस को हल करने का क्या कोई फार्मूला मौजूद है या नहीं है, चूँकि बिलिंग अब आवाम की कुवत से बाहर होती जा रही है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। और मैंने जैसा कि कहा था वापस आएंगे ब्रेक से, तो बड़ी अहम मामलात हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो हमारा मामला हर वक्त का या हम जो सुनते आ रहे हैं सर्कुलर डेट है। सर्कुलर डेट को कंट्रोल कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। दूसरा, यूएन इकनॉमिक सर्वे ने जो एक पाकिस्तान में एक बहस छेड़ दी है कि बेहतरी आ रही है, किस बुनियाद पर आ रही है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि क्या वो आम आदमी जो चीज़ खरीदने जा रहा है उसको महसूस हो रही है कि कहीं महंगाई में कमी हो, उस तक उसके समरात पहुंच रहे हैं। अगर नहीं पहुंच रहे तो फिर तो मामला अपनी जगह है। और किस लेवल पर महंगाई में कमी आ रही है, क्योंकि महंगाई में कमी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, नीचे तक होना चाहिए। फिर दूसरा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला जीडीपी के लिहाज से टैक्स की शरह बहुत कम है, जिस पर अभी डॉक्टर खाकान नजीब भी बात करके गए। सब्सिडीज़ और माली बेज़ाब्तियाँ थी, माली बेज़ाब्तियों को थोड़ा नज़्म ज़ब्त में लाया गया, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग और दीगर मामला थे। SIFC एक अच्छा इनिशिएटिव है। और फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, इन सारों पर बात करेंगे। डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप एहसन मेहनती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ डॉक्टर आयमा मेहदी साहिबा इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का, थैंक यू सो मच। एहसन मेहदी साहब, सर क्या मामला चल रहा है इस वक्त? हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से जो पॉइंट्स गेम है वो तो बड़ी अच्छी नज़र आ रही है स्टॉक मार्केट में,
लेकिन उसके बावजूद वॉल्यूम कैपिटलाइजेशन वो थोड़ा उससे मुताबिकत नहीं रखता, या फिर हमें ऐसा लग रहा हो? आप इस पे ज़रा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। मार्केट्स हैं वो तो आउट परफॉर्म कर रही हैं और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, वैल्यू ट्रेडेड भी बढ़ रही है, बट आई थिंक कि इसके अंदर जो तीन चार बुनियादी इश्यूज हैं वो डिविडेंड रेमिटेंस के हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं और डिविडेंड्स रिमिट नहीं हो सकते डॉलर टर्म्स में। एक तो वो इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है, दूसरा हमें नज़र ये आ रहा है कि जो ब्रोकरेजेस हैं इफेक्ट उनकी इतनी ज़्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनकी जो उनकी उनकी प्रेजेंस थोड़ी सी कम हुई है। थर्ड हम ये देख रहे हैं कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं ब्रोकरेजेस पर भी एएमएल की या फिर जो दीगर जो तरीके से जो बिजनेसेस होते हैं वाइट मनी एंड एवरीथिंग, उसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, जहाँ पर रियल स्टेट के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं कि वो ज़ाहिर है अपना कम वैल्यू के अंदर अंडर डिक्लेरेशन ओवर डिक्लेरेशन के जो कॉम्पिटिटिव एवेन्यूज है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स भी नहीं आते और इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं कि वो कैपिटल मार्केट से हट के काम करें। वैल्यूएशन चूंकि स्ट्रांग है और उसकी वजह ये है कि जो पाक आईएमएफ के जो ताल्लुकात जो थे वो बेहतर हो रहे थे और नया अप्रैल 14 को मीटिंग है नए प्रोग्राम के लिए, और पिछले प्रोग्राम की जो है वो फाइनल रिव्यू कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई, एमएससीआई ने जो है वो 21 कंपनीज को ऐड किया अपनी इंडेक्स में, फुटसी ने जो है इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस पाकिस्तान का बरकरार रखा। तो ये बहुत सारी ऐसी पेशरफ थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वैल्यू ट्रेड बढ़ा और मार्केट जो है इंडेक्स के अंदर जो है बतदरीज जो है वो तेजी देखी गई, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर का आना और फिर स्पेशली जो गवर्नमेंट की ड्राइव है प्राइवेटाइजेशन को लेकर पीआईए में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं और फिर आगे जाकर सऊदी रिकोडेक के अंदर इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ में ओजीडीसीएल और पीपीएल के शेयर्स भी सेल ऑफ होंगे। तो आई थिंक कि फंडामेंटली मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल था, क्वार्टर एंड क्लोज था, तो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत थे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वॉल्यूम्स इसलिए नहीं आ सके कि इसमें कुछ हम रेगुलेटरी भी रीज़न देखते हैं और जो डिविडेंड रेमिटेंस का इशू जो कंट्री के इश्यूज हैं, अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ पाते और प्रेजेंट इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है जनरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर आयमा साहिबा, यूएन इकोनॉमिक सर्वे, उसमें बेहतरी, फिर उसके अंदर और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने सब्सिडीज़ के खात्मे पर बड़ी तवज्जो देने की बात की है, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने की बात की है और टैक्स टू जीडीपी की बात की है, तो ये भी बड़े अहम पॉइंटर्स हैं। जी, डेफिनेटली ये बहुत आम चीज़ें आई मीन दे वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, लेकिन द थिंग इज़ कि अभी हमारा इवन दो हमारा ट्रेड डेफिसिट पिछले साल के कंपैरेटिवली हमारा डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमारा फिस्कल डेफिसिट जिसमें हम टैक्स कलेक्शन और स्पेंडिंग जो हम गवर्नमेंट लेवल पे करते हैं, वो हमारा इंक्रीज़ हो गया है। इसकी वजह ये है कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो कम है, लेकिन इस साल फिर भी पिछले साल से बेहतर रही है और इसको बेहतर बनाने के लिए आईएमएफ हमें ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है कि हमारे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन हम अपने आम या मिडिल क्लास या नौकरी पेशा जो लोग हैं जितना हम उनको स्क्वीज कर सकते थे टैक्सेस के लिए हम कर चुके हैं। अब जो लैंड रिफॉर्म्स पर टैक्सेस हैं उससे वो बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आईएमएफ हमसे काफ़ी खुश है और उन्होंने हमें एक ये रिपोर्ट भी बहुत अच्छी से तैयार करके दी है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि हम सब्सिडीज दे रहे हैं उनको हम जो है अच्छा खत्म करने डॉक्टर या आयमा, कम आप समझती हैं रिपोर्ट बहुत अच्छी से तैयार करके दी है? अच्छी रिपोर्ट सब कुछ अच्छा है। अच्छा, अब उस रिपोर्ट को अगर हम हायर लेवल से देखें, जो जिन्होंने तैयार की है यूएन आईएमएफ उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके नजरिए से बिल्कुल ठीक है, पर ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। कल ही मैं प्राइस सेंसिटिविटी इंडेक्स चेक करी थी, ये बताते हैं कि आगे इन्फ्लेशन का क्या हालात होंगे, ठीक है, उस वो हमारा इंडेक्स ऊपर जा चुका है, यानी कि फ्यूचर फर्दर इन्फ्लेशन हाई है। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स देखें तो वो भी हमारा हाई है और हम कंपेयर करते हैं सूडान वगैरह से, हमारा जो अनसर्टेनिटी है वो, क्योंकि हमारे लोगों के जनरल परसेप्शन और जो कॉन्फिडेंस है हमारी पॉलिसीज में वो बहुत कम है और ये जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दी है वो हमारी ग्राउंड रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। अगर आप कल ही देखें तो ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, इन सारी चीजों की प्राइसेस एकदम ऊपर गई हैं, क्योंकि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हैं, जो इजराइल में हो रहा है, जो ईरान, जो यूएस के साथ हो रहा है, उसकी वजह से इट्स नॉट अ डिमांड पुल काइंड ऑफ इन्फ्लेशन जिससे प्राइसेस ऊपर गई है, इट इज फ्रॉम द सप्लाई साइड बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट सो टेंस राइट नाउ विद इन डिफरेंट कंट्रीज जियोपॉलिटिकली, तो ठीक है वो ऊपर चली गई है। फिर उसके बाद दूसरा अगर आप देखें, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट्स थोड़े कम किए हैं, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा
नेक्स्ट एमपीसी होगी उसमें हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे लिक्विडिटी बेहतर होगी। और गवर्नमेंट ने ये करना है क्योंकि ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट है ये बिजनेसेस को बहुत इनहांस करती है। हम अपने एक्सपोर्ट्स को इनहांस करना चाह रहे हैं। हमने जो है कंपेटिटिवनेस लानी है अपने एक्सपोर्ट्स में। हमने अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर करना है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो एकदम से लिक्विडिटी ज्यादा होगी। लिक्विडिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होगा। जब पैसा ठीक। ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगी। तो ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है ये मैच नहीं करती हमारी ग्राउंड रियलिटी से किसी भी तरह। ये आपने बड़ा एक That अच्छा is पॉइंट very उठाया। critical. Yes, it is very critical how we ये तो इकोनॉमिकली आप चीजें पढ़े करके फॉर्मूला लगा के आप दे दें लेकिन practically they're very different. I don't completely or entirely agree with this report and what is happening in Pakistan right now. And also my forecast till June, July हमारा रेट जो है वो डिफ्लेशनरी प्रेशर डालेगा पाक रुपी पे। तो वो जाहिर है इन्फ्लेशन हमारी बढ़ेगी। आई डोंट नो कि ये रिपोर्ट किस तरह कोइंसाइड करती है हमारी ग्राउंड रियलिटीज के साथ। ओके, हम जरा ये पाक रुपी पर भी बात कर लेते हैं। ऐसे मेहती साहब, इस पे प्रेशर देख रहे हैं या प्रेशर को रिलीज होता देख रहे हैं पाक रुपी पर? देखिए अनफॉर्चुनेटली अब हमने देखा है कि प्रेशर दोबारा से आया है। ट्रेड डेफिसिट जिस तरह से अभी बात हुई कि $2 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो गया है और आई थिंक ये इसमें कोई 56% इजाफा है ईयर ऑन ईयर। तो ये प्रेशर जो है वो बिल्कुल आया है और आई थिंक कि इसकी एक वजह ये भी है कि ऑयल प्राइसेस भी अब बढ़ी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $90 को तजावुज़ कर गई हैं और इस वक्त हम जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं जिसमें ऑयल प्राइसेस जो है, वैसे भी पाकिस्तान का 13-14 बिलियन डॉलर बिल होता है ऑयल का। अब ये जो है अगर $90 पे ऑयल चला गया तो ये 13-14 से जो है वो 16-17 बिलियन डॉलर पे, तो यानी कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एक्सपेक्टेड टू अराउंड 4-5 बिलियन डॉलर था, तो ये 7-8 बिलियन डॉलर पे चला जाएगा। और आई थिंक कि वैसे ही हमें जो 25 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है नए फिस्कल ईयर के अंदर, वो हमने रिटर्न करने हैं आईएमएफ को और दूसरी दूसरी एजेंसीज को। तो आई थिंक कि उसके साथ जो ऑयल प्राइसेस का बढ़ना है ये हमारे जो बिल्स हैं यानी कि हमारे डॉलर बिल्स हैं उसके अंदर इजाफा करेगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रुपये है उसके अंदर मेजर प्रेशर जो है वो आने वाले वक्तों में नजर आएगा। अगर इसी बेसिस पर आ सकता है कि इंपोर्ट जो है उसके अंदर हम मेजर जो है वो कमी करें और फिर हम सही तरीके से इकोनॉमिक मेजर जो हैं वो लें ताकि हमारी जो डॉलर की जो जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर कमी नहीं आए और साथ में जो हमारे टर्म्स हैं आईएमएफ के साथ वो भी सक्सेसफुली अप्रैल 14-15 को वो सॉल्व हो जाए। $1.1 बिलियन की ट्रांच मिलनी है, वो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो आईएमएफ का उसने अप्रूव करना उसके बाद मिलनी है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस इस वक्त मौजूद हैं। अगर हमने उसको सही तरीके से डील नहीं किया तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा रुपये पे प्रेशर आ सकता है। ठीक हो गया, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो उस पर बात ज़रूर करेंगे जिसका मैं पहले जिक्र किया था। हमारा सर्कुलर डेट, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है और आम आदमी पर उसका प्रेशर भी ना डालें, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने का मतलब है कि बिल बढ़ते चले जाते हैं। जो बिल नहीं भरता उसका बिल मैं भरूंगा, या जो बिल भर रहा है वही भरने वाला भरता रहेगा। वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर आयमा, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है और अगर सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने का कोई फार्मूला होता है तो उसमें फिर बिल मुझ पर डाल देंगे या वो लोग जो बिल दे रहे हैं उन पर डलता जाएगा एक्स्ट्रा बिल। और बिल की प्राइस आपको पता है, गैस हो बिजली हो बढ़ती चली जा रही है। इंडस्ट्री के लिए भी बढ़ रही है, आम आदमी के लिए भी बढ़ रही है। जी ये जो है इट्स अ बैड लक फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान आई गेस। करता कोई और है भरता कोई और है। अच्छा, सर्कुलर डेट में सबसे बड़ी मसला हमारा ये है कि हमारी करेंसी स्टेबल नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि सर्कुलर डेट तब कम होता है कि हम खुद कफील हो जाएं उन चीज़ों में जिनकी वजह से हमारा डेट बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, अगर वर्ल्ड मार्केट में जैसे कि हमने देखा $90 पे चला गया तेल, हमारे डॉलर बिल भर रहे हैं और अगर वो बढ़ते चल जाएंगे तो देयर इज नो वे वी कैन कम आउट ऑफ इट इजीली। दूसरी बात ये है हम अभी तक आईएमएफ से कर्जा ही लेते जा रहे हैं और हम उसमें भी खुद कफील नहीं हो सके। तो अब अगर मैं एक फॉर एग्जांपल कर्जा के पोजीशन में हूँ और मैं और लेती जा रही हूँ और जो मैं कर्जा ले रही हूँ उससे मैं अपना इंटरेस्ट सिर्फ पे कर रही हूँ और बेसिक पे नहीं कर रही, तो वो कर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, जो हम सब्सिडीज दे रहे थे, जो लोग फार्मर्स हैं, जो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं या जो हमारी बिजली चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस हो रही है, उस पर हमारी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। एंड द वर्स्ट केसेस, हमारी डिमांड अब एनर्जी की कम होती जा रही है। लोग बिल अफोर्ड नहीं कर सकते तो जाहिर बात है वो गर्मी में मरे या जिस तरह भी रहे, वो अपने आप को उस मतलब सर्वाइवल मोड में चले गए। The only good point that I see right now is कि कल ही मैं पढ़ रही थी कि लाहौर और कराची में there gonna be solar plants जो बिजली बनाएंगे और कराची के शहरियों को कम पैसों पे बिजली करेंगे, मतलब प्रोवाइड करेंगे। I think that is the only way कि अगर
हम कुछ इंडिपेंडेंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द ओनली वे कि हम इस सर्कुलर डेट से निकल सकते यानी हैं, आप वरना जो समझती हैं हमारी इसको रिजर्व प्राइवेटली हैंडल करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना इसमें असर रसूख कम कर देना चाहिए? जो अभी तक सारा कुछ अभी तक जो आया है एनर्जी कमीशन की तरफ से, उसमें तो इट्स गोइंग टू बी अ कंपेटिटिव बिड, इवन दो कि ये नहीं भी होगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज भी खड़ी होंगी, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जी हाँ, हर वो तो चीज हालात हैं। इकोनॉमिकली बैक्ड है, तो वो वही कंपनीज होंगी, वही होगा। लेकिन लेट्स बी पॉजिटिव एट दिस स्टेज और सोचते हैं कि ये आम आदमी के लिए कुछ बेहतरी लेके आएगी, एटलीस्ट बिग सिटीज ऑर्गेनाइज कराची, लाहौर या कोई इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज भी सोलर पैनल्स लगाएं, अपनी खुद प्रोडक्शन की तरफ जाएं, तो आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प विद द अब तो रिजर्व करना भी कंडीशन दैट वी पड़ेगा हैव। डॉक्टर आयमा साहिबा, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं रही। सही कह रही हैं आप, करना तो यही पड़ेगा। ऐसे में करना तो तो ये साहब पड़ेगा। जी, रेकोडिक यस, क्या फ़ायदा होने जा रहा है अगर $1 अरब की इन्वेस्टमेंट आ जाती है सऊदी अरब से? देखिए, आई थिंक कि इस वक्त तो लाइक वी आर शॉर्ट ऑफ डॉलर्स, तो आई थिंक $1 बिलियन जो है मेजर हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। और फिर जाहिर है ये $1 बिलियन नहीं है, इसके साथ जो है वो एक पूरा पैकेज है जिसमें OGDCL PPL की प्राइवेटाइजेशन भी जो है वो उस पर या उसके ओनर्स की शिफ्टिंग है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द सऊदी ओनर्स। तो आई थिंक कि ये भी एक मराइल होंगे, जो ये एक पेशरफ्त होगी प्राइवेटाइजेशन की। SIFC की इनिशिएटिव्स के अंदर एक इनिशिएटिव ये भी है कि एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट लानी है, सऊदी इन्वेस्टमेंट लानी है। आई थिंक कि जिस तरह से उनकी जो रिकोडेक के अंदर एक फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप ऑयल रिफाइनरीज के अंदर कमिटमेंट $10 बिलियन तक की है, और ये पूरा SIFC का जो पूरा मामला है ये $100 बिलियन का है। तो ये इसमें ये स्टेप्स हैं, ये इसमें एक स्टेप आप कट करके नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे भी आपको कुछ स्टेप्स चाहिए पहले के। तो ज़ाहिर है हमें ग्रेजुअली उनको लेकर आना है फॉरेन इन्वेस्टर को। और फॉरेन इन्वेस्टर जिस तरह से मैंने बताया कि डिविडेंड के इस वक्त इश्यूज़ हैं, तो कैपिटल मार्केट का रुख करते हुए जो है वो बिल्कुल कतराएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो डिविडेंड रिमिटेंस नहीं कर सकते। बट ज़ाहिर है SIFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर कमिटमेंट्स कुछ इस तरह के हैं कि वो 1.1 हुँ। वो $1 बिलियन आएगा। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि वो रिफाइनरीज की तरफ जाएगा, और ये पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर सऊदी इन्वेस्टमेंट के बाद कतर, और फिर उसके बाद कुवैत, और ये सारे रीजन जो है मिडल ईस्ट है, पूरा UAE का रीजन है, वहाँ पर भी सारी जो है कमिटमेंट्स जो है वो IMF को हुए हुए हैं कि वहाँ से सपोर्ट आएगा, इकोनॉमिक सपोर्ट आएगा। तो आई थिंक कि हमारे जो आएंगे IMF प्रोग्राम है वो भी ये सारी चीज़ों पर डिटरमिंड है। ज़ाहिर है IMF प्रोग्राम के अंदर IMF ने देखना है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो हमें किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ $25 बिलियन की हमारी पेमेंट रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट ईयर के लिए, वहाँ पर SIFC की कमिटमेंट जो है $100 बिलियन तक जो है अगर आ जाती है, तो वो IMF का प्रोग्राम हमारे लिए इजीली जो है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज उसमें क्या है कि कंडीशंस हमारी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, और डिफिकल्ट कंडीशंस का मतलब है कि पावर टैरिफ का बढ़ना, एक मजीद टैक्सेशन, ऑलरेडी जिन लोगों पे टैक्स है, हुँ। टैक्स जो है वो सारी सिचुएशन आती है और उसको हमें डील करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे जो रिकोडेक है यहाँ से उस एक पर एक स्टार्ट हो, और इन्वेस्टमेंट आ जाए। डॉक्टर आयमा इस पर क्या कहेंगी? रेकोडिक वाली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी। अगर आ जाती है तो डेफिनेटली, जैसे इन्होंने फरमाया कि ये इट विल बी वेरी पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग फॉर द इकोनॉमी। बट मैं इस चीज को दो चीजों में सोचती हूँ। वन, ट्रांसपेरेंसी, कि जब ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ये कहाँ लग रही है, ये कौन लगा रहा है, इसको ओवरसी कौन कर रहा है, हाउ ट्रांसपेरेंट इज इट। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं, तो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप चीजें बीच में से खाई जाती हैं, और जिन मकसद के लिए इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वहां लगती नहीं है। there's a major stake of people who are not honest to the country. There's no transparency, और एंड में बहुत दफा हमने देखा है कि प्रोजेक्ट पूरा फेल हो जाता है, और उस एक कर्जे की दबाव से निकलने की जगह हम और कर्ज में फंस जाते हैं। तो आई थिंक अगर IMF या कोई भी बॉडी, इवन somebody has to oversee how the project is going, but obviously if it does come to the country, it will be very positive। और इससे ये कि हमारी ये जो 15th April वाली ट्रांच है, पर्सनली आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफिकल्टी फॉर द कंट्री टू गेट दिस ट्रांच, ये मिल जाएगी। लेकिन आफ्टर जून, लुकिंग एट जो हमारे रिजर्व कंडीशन है, जो हमारे पाक रुपये के ऊपर डिप्रिसिएशन का प्रेशर आने वाला है, जिस तरह हमारे आवर MPC मस्ट डिक्लेयर कि हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जाए, अदरवाइज लिक्विडिटी पोजीशन और बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज इन द कंट्री।
ठीक है, उन सब को देखते हुए आई एम जस्ट अ बिट स्केप्टिकल कि आईएमएफ की कंडीशन हमारे पर और ज़्यादा सख्त हो जाएंगी, और सऊदी अरब भी आई मीन आई होप दे इन्वेस्ट, आई होप कतर, कुवैत, ये सारी कंट्रीज आए, इन्वेस्ट करें, हमारी रिफाइनरीज लगे, इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लस बहुत कुछ होगा, अच्छा होगा, बट आई एम स्टिल वेरी अनश्योर कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है। हो बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयमा मेहदी हमारे साथ मौजूद थी, एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। कोशिश की तमाम वो मामलात जो हमारे मुल्क की इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत यानी इकॉनमी है, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन, इस चैलेंजिंग सिचुएशन से निकलने के लिए पाकिस्तान के पास ऑफ़र करने को क्या है और दुनिया के पास पाकिस्तान के लिए क्या है, इस पर बात की। अब तक के लिए इतना ही, फिर अगले हफ्ते होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।